हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं कि हिस्ट्री को हम लोग किस तरीके से हम पढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ हिस्ट्री डेट्स के बारे में नहीं होती, जेम्स मिल ने हमारे देश के बारे में क्या क्या बोला, किस तरीके से जेम्स मिल एक इम्पॉर्टेंट था, क्या क्या बोला, किस तरीके से उसने हिस्ट्री को डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, और फिर उसके बाद ही कॉलोनियल क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक देखी थी। व्हेन सब्जुगेशन स्टार्ट हो जाता है हर तरीके से किसी देश का, तो कॉलोनियल उसको बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है हाउ डू वी नो, हमें किस तरीके से पता लगता है हिस्ट्री के बारे में, तो किस तरीके से क्या क्या अंग्रेजों ने किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उनको लगता था, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा रखना पसंद करते थे कि एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स को लगता था कि लिखने का जो काम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोगों को चीज़ों को रिकॉर्ड को लिख करके रखना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रहती, हमें पता नहीं लगता है कि पहले क्या हुआ था। तो हर जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी होता था वहाँ पे, जो प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ को बिल्कुल साफ अच्छे तरीके से वो लोग लिख लिया करते थे। जब भी एक बार हो जाता था प्रॉपरली, फिर उसको स्टडी किया जाता था, फिर उस पर डिबेट की जाती थी। This conviction produced an administrative culture of memos, notices and reports। तो इससे बहुत सारे रिपोर्ट्स, मतलब कागजी काम बहुत ज़्यादा होने लगा था, आप ये समझ लीजिए। ब्रिटिशर्स को ये भी लगता था कि सारे के सारे जो रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हमें संभाल के भी रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या करे थे, रिकॉर्ड्स रूम इस्टेब्लिश करे थे। ये इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड रूम्स क्या हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स को जो भी रिपोर्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट लगा करती थी ना, वो हर एक डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रूम बनवाते थे और उसमें रखवा दिया करते थे। हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में क्या होता था, एक अटैच रूम होता था जिसको रिकॉर्ड रूम कहते थे। विलेज में जो तहसीलदार का ऑफिस होता था, कलेक्टर का ऑफिस होता था, कमिश्नर का ऑफिस होता था, प्रोविजनल सेक्रेटरीट के ऑफिस, लॉ कोर्ट्स के ऑफिस, उन सब में रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जैसे कि आर्काइव्स या फिर म्यूजियम। आर्काइव्स होते हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ों का रखा जाता है, म्यूजियम भी इसी टाइप के होते हैं। इनको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को अच्छे से रखा जा सके। लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, ठीक है, उनको moved from one branches of administration to another in the earlier years of 19th century can still be read in the archives। तो हम आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं कि भाई 19th सेंचुरी के टाइम पर भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो लेटर्स, रिपोर्ट्स वगैरह गई थी, वो आज तक संभाल करके रखी गई हैं। आप लोग स्टडी कर सकते हैं नोट्स, रिपोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने प्रिपेयर करे थे, इंस्ट्रक्शंस जो उसमें लिखे गए थे, ऑफिशियल्स ने जो, मतलब टॉप के ऑफिशियल ने अपने बाकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी काम होता था हर चीज़ ब्रिटिशर्स लिखते थे। इसलिए हम वो आज भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या करा था। अर्ली ईयर्स जो थे 19th सेंचुरी के, उसमें डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी केयरफुली कॉपी किया जाता था हाथ से, काफ़ी ब्यूटीफुल सी हैंड राइटिंग से, बाय कैलीग्राफर्स। कैलीग्राफी तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, कोई बात नहीं। कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, मतलब खूबसूरती से किसी चीज़ को लिखा जाना, अच्छी राइटिंग में, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। स्कूल में कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना। 19th सेंचुरी आते आते प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा आ गई, तो काफ़ी सारी एक ही रिकॉर्ड की काफ़ी सारी कॉपी बनाई जा सकती थी और गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट को उसको पहुँचाया जा सकता था। तो लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। इंडिया का नेशनल आर्काइव, यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। जब न्यू दिल्ली बना था, तो उसमें नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स वर बोथ क्लोज टू द वाइसरीजियल पैलेस। वाइसरॉय का पैलेस था ना, उसके पास ही म्यूजियम और रिकॉर्ड हाउस या आर्काइव वगैरह होता था। ठीक है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अब देखिए, सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे किस तरीके से इंपॉर्टेंट बन गए। प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग, मतलब सर्वे करना, देखना, भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने माना। ये सोचते थे कि अगर हम लोगों को किसी देश पे राज करना है, तो उस देश के बारे में, उस देश के लोगों के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अर्ली 19th सेंचुरी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड सर्वे करवाए। उसमें मैप बनाया गया पूरे के पूरे देश का, गाँव में जाया गया, रिवेन्यू सर्वे करे गए कि किस तरीके से कितना रिवेन्यू इकट्ठा होता है। ठीक है, एफर्ट्स लगाए गए कि टोपोग्राफी के बारे में जाने। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि किस तरीके का इलाका है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी की क्वालिटी क्या है, वहाँ पे कौन सा जानवर और कौन से पेड़ पौधे होते हैं। लोकल हिस्ट्रीज़ के बारे में जाना गया। ठीक है, कि क्या है इस जगह का इतिहास, क्या रहा है, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न, कौन सी फसल उगाई जाती है, सारे के सारे फैक्ट्स को ज़रूरी माना गया टू नो अबाउट द
टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन, मतलब रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए, उस पर शासन चलाने के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से उसको देखा जाए। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंत में सेंसस के ऑपरेशन को हर 10 साल में कराया जाने लगा, मतलब जनगणना 1861 के बाद से जो है जनगणना हर 10 साल बाद होने लगी थी। और ये इन रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया जाता था सेंसस के टाइम पे कि कितने लोग रहते हैं इंडिया के कौन से इलाके में, और उनकी कास्ट के बारे में, उनके धर्म के बारे में, वो क्या काम करते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेंसस में ली जाने लगी। और भी सर्वे हुए, बोटानिकल सर्वे हुए, जिसमें सारे के सारे पेड़ पौधे कौन से हैं उनके बारे में रखा गया रिकॉर्ड, की जूलॉजिकल सर्वे कौन कौन से जानवर हैं, और बाकी काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन की स्टडी के बारे में, कौन कौन से जंगल हैं, तो बहुत सारे सर्वे हुए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ पूरी एक एक चीज़ को अच्छे से परखना चाहते थे। अब ये देखिए कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है 1770s का, बॉटनिकल गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बॉटनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, बाय द ब्रिटिश, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। तो उन्होंने बोटानिकल गार्डन बनाए। बोटानिकल गार्डन क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि कोई हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ टाइप्स की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स के स्पेशीज़ होते हैं ना, उनको उस गार्डन में रखा जाता है ताकि उसको स्टडी किया जा सके उसके क्या क्या इस्तेमाल हैं। तो लोकल आर्टिस्ट से उसकी मतलब पिक्चर बनवाई गई थी, फ़ोटो वगैरह तो होते नहीं थे, तो पिक्चर्स बनवाते थे, ठीक है। अब सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, ये वाला हमने देख लिया। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब हम लोगों ने ये सब देखा कि हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, मतलब जो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, सरकार ने लिखा वो क्या था, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हर चीज़ तो नहीं बताते हैं। तो वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स हम लोगों को काफ़ी कुछ पता लगता है ऑफिशियल रिकॉर्ड से, बट हम लोगों को ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये नहीं पता लगता कि नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी कैसे रही होगी, है ना, ये तो हमें नहीं पता लगता है। अब देखिए मैपिंग सर्वे ऑपरेशन, सर्वे के ऑपरेशन को जो बंगाल के जेम्स प्रिंसेप ने ड्राइंग बनाई थी कि सर्वे किस तरीके से हो रहा है, देखो बातचीत कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं चीज़ों के बारे में। रिबेल फॉर 1857 म्यूटिनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे के हमारे जो चैप्टर्स हैं ना, इसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। तो दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे वर विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। रिकॉर्ड्स हम मतलब रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम लोग को सरकार के बारे में बताते हैं, बट देश के लोगों के बारे में नहीं बताते। इसके लिए हम लोगों को क्लोजर मतलब कहीं और पर देखना पड़ेगा। हम जैसे कि अगर हम सर्च करते हैं काफ़ी सारे और रिसोर्सेज, तो हम लोग को काफ़ी कुछ मिल जाता है। दे वर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सरकार ने जो संभाल के रखे हैं उसको ढूंढना आसान है, बट लोगों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, बट उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहा। लोगों की डायरीज़ पढ़ी गई इसके लिए, अकाउंट्स लिए गए पिलग्रिम्स के, लोग जहाँ जहाँ घूमने जाते थे, ट्रैवलर्स काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं। लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की जो ऑटोबायोग्राफीज़ है उनसे हमें पता लगता है। पॉपुलर बुकलेट्स जो कि बाज़ार में बेची जाती थी, वाइड स्प्रेड जो था न्यूज़पेपर हो गया था, तो लोगों ने जो लीडर्स थे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए थे। लीडर्स रिफॉर्मर्स आइडियाज़ अपने लिखते थे, कहानियाँ, नॉवेल्स वगैरह, पोएम्स लिखते थे, है ना, अपनी फीलिंग्स को बताते थे। तो उससे हमें लोगों के बारे में पता लगता है कि लोग क्या सोचते थे। ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वर प्रोड्यूस्ड बाय हु वर लिटरेट, मतलब उन लोगों ने लिखे जो कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनका क्या, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे। फॉर दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय ट्राइबल। जो कबीलों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हिस्ट्री कैसी थी, या फिर जो किसान था उसके लिए हिस्ट्री कैसी थी, वर्कर्स जो माइंस में काम कर रहे थे उनके लिए क्या था, और पुअर्स जो कि सड़क पे रहते थे उनके लिए क्या था। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज़ मोर डिफिकल्ट टास्क। उनकी लाइफ के बारे में जानना और मुश्किल टास्क था, येट इसको भी जाना जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आगे हम लोग जब आगे बुक में के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को इनके बारे में भी, इनकी लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे के चैप्टर जो है चैप्टर 5, उसमें हम 1857 की म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर्स तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ही रखे, जैसे कि ट्रू फॉल्स में अभी देख लेते हैं कि जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। जेम्स मिल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं। क्रिश्चियन की जगह यहाँ पर ब्रिटिश होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ अ कंट्री थिंक। लोग क्या सोचते हैं ये थोड़ा ना बताता था, ब्रिटिशर्स क्या सोचते हैं वो बताता था। ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये ट्रू है।
अब लेट अस डिस्कस ये जो है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सर्वे इन योर वर्ड टुडे। हाँ, सेंसस होता है ना, सेंसस होता है। तो स्कूल में अगर आप लोग सारे बच्चों के रोल नंबर्स, उनके बर्थडेज या फिर उनकी हॉबीज़ और उनके मार्क्स इस तरीके से कलेक्ट करने लगे तो वो पूरे स्कूल का सर्वे हो सकता है। अब ये देखिए, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। तो दिक्कत क्या थी? ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स वैसे तो बना रखे हैं हमने, बट आप लोग, आई एम सो सॉरी, उसमें राइटिंग अच्छी नहीं है। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी दोबारा से वीडियो बना दूँ जिसमें आपको अच्छी राइटिंग में, ऐसी लेजिबल राइटिंग होगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, उस तरीके से देख लो। जैसे कि ये है क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम पीरियडाइजेशन जेम्स मिल की क्या थी। जेम्स मिल ने क्या किया था? हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर ब्रिटिश। बट हमेशा तो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश नहीं रहा था ना हमारे देश में, आज भी नहीं है इतना। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री को कैसे बांट सकते हैं? ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्यों प्रिजर्व करते थे? उनको लगता था कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में फ्यूचर में भी पता रख सके कि पास्ट में क्या हुआ था। इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस जो कि ओल्ड न्यूज़पेपर से लेते हैं वो डिफरेंट होती है पुलिस रिपोर्ट से, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर जो है वो लोग लिखते थे, लोग अपनी भावनाएं उसमें लिखा करते थे, और पुलिस रिकॉर्ड्स में तो जो गवर्नमेंट चाहती है वो लिखा जाता था, इसलिए न्यूज़पेपर्स और पुलिस रिपोर्ट्स अलग अलग होती हैं। तो ये था इसके 3 क्वेश्चंस, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और ट्रू फॉल्स भी कर लिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।